ऑल गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइज आज की जो क्लास हम शुरू करेंगे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम। पहले वाले एमसीक्यू बैंक में मैंने 25 क्वेश्चन दिए थे। अब दूसरे वाले एमसीक्यू में भी मैं 25 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 100% बता रहा हूँ, अगर दोनों पार्ट तुमने कवर किया है तो लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में तुम 20 क्वेश्चन तो हमेशा 100% सॉल्व करके आओगे, या 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही सॉल्व करके आओगे। चलो बिना टाइम बर्बाद किए हम शेयर जरूर करते हैं। देखना, अगर टाइम मिले तुम्हें तो हमारी वेबसाइट www.luupdate.com पे जरूर विजिट करना। हर अपडेट वहाँ पे अवेलेबल होता है, न्यूज़ कॉर्नर में विजिट कर लेना। चलो पहला कॉन्सेप्ट भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, पहले पूछता है जनरली, सबसे पहले क्या पूछता था, AS3 में कौन सा होता है भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो AS3 में वो इंक्लूड किया जाता है। ES2 का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन ऑन इन्वेंट्री। और ES6 पहले होता था लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया ES10 में, लेकिन आज भी वही पुराने क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब भी ES6 के बारे में पूछा तो वो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर C होगा ये, डिप्रिसिएशन पर टिक मार देना। और ES10 का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट। और ES26, अब भैया इसमें से हम पढ़ें क्या, आप तो बताए हैं 5। देखो, सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, ये बहुत कम पूछता है, किसी केस में पूछ सकता है। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ पे ध्यान देना है, ES2 पे देना है, ES3 पे, ES6 और ES10 और ES26। लेकिन ऊपर के जो 4 हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तुम्हें कितना पढ़ना है, केवल ये 2 तो 4 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, 10वां और 26। ठीक है। ES26 जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। भैया गैप का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, गैप का जो फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है कि मैचिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पढ़े होगे ना, मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सेप्ट, तो उनसे जुड़ा एक सवाल है। कॉस्ट और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट सेम टाइम एज द रिवेन्यू विच आर दे आर स्पेसिफाई द प्रिंसिपल। तो भैया मैचिंग प्रिंसिपल होता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या करें, बिजनेस में सेम टाइम रिकॉर्ड करते हैं और वो उसके करस्पॉन्डेंस में स्पेसिफाई होता है, उस प्रिंसिपल को वो बताता है। तो किसके थ्रू होता है भैया, मैचिंग प्रिंसिपल। अब एक कॉन्सेप्ट क्या बताता है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट द कंपनीज एंड ऑनर शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट। मतलब इस कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब समझो कि बिजनेस का जो ऑनर होता है वो बिजनेस से क्या होता है। तो भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होता है ये हमें बताता है कि ऑनर का रिलेशन और बिजनेस का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए। अब 2-3 सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अगर मान क्वेश्चन पेपर में दे जाता है कि विच कॉन्सेप्ट मतलब टोल्ड दैट द बिजनेस शुड बी गॉन फॉर लाइफ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस जो चलेगा वो पूरे साल तक चलता जाएगा। मतलब क्योंकि कोई भी इंसान ये सोच के तो चलता नहीं है कि आज बिजनेस खोले कल बंद हो जाएगा, तो इसे गोइंग कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है भैया, पहला पहला डेबिट होगा तो तीसरा क्रेडिट होगा। तो इन 4 कॉन्सेप्ट में से कोई भी एक सवाल तुम्हें आएगा ही आएगा। और एक सवाल और नोट कर लो, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं कि मतलब जब भी लॉस होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट में 5 कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल, बिजनेस स्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करेंट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सवाल या तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज होता है, ठीक है, या तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर C तरीके से होगा। तो तुम लोग उसे भी जरूर देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा और इस पूरे वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, अब भैया कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है। और जो ऑनलाइन कंप्यूटर स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो वो जो होता है मनी ऑनलाइन कंप्यूटर NSE होता है। NSE एक ऐसा मार्केट हुआ था जिसमें क्या होता था, पूरी कंप्यूटराइज सिस्टम उसी से शुरुआत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे हम सिक्योरिटीज केवल 1 साल के लिए या 1 साल उससे कम के लिए ट्रीट करते हैं। तो कौन सा मार्केट है भैया, मनी मार्केट। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा मार्केट है, द मार्केट मीनी इन विच न्यू सिक्योरिटी, मतलब जो
न्यू सिक्योरिटीज हैं, मतलब जो भी न्यू है उनको इशू करते हैं, जैसे नया शेयर इशू हो रहा है तो वो कौन से मार्केट में होते हैं, तो हमेशा प्राइमरी। और ओल्ड में अगर जहाँ पे मतलब किसी मान लो जैसे सेबी में हम ट्रेडर हैं, शेयर है, शेयर का मीनिंग क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कैपिटल इज नॉन एज अ शेयर, ठीक है। तो वही मान लो जब हम तुरंत किसी कंपनी वाले से डायरेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, ठीक है। सेबी भैया कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो अप्रैल 1988 में हुआ था। 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तुम देख लेना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, फेमा का फुल फॉर्म बता दीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था भैया, 1999 में, याद रखना। फेमा और फेरा इन दोनों में से कोई एक मिलने वाला। फेरा का फुल फॉर्म बता दीजिए भैया, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट पे विजिट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आईएमएफ कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो दिसंबर 27, 1945। लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें क्या रहेगा, तुम्हें खाली केवल 1945 दिया होगा तो 1945, अगर डेट के साथ दिया तो डेट मार देना। और आईएमएफ की एक और कहानी जान लो, अभी करंट में जो 193 कंट्रीज के क्या है, आईएमएफ के मेंबर हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट आरबीआई इस्टेब्लिश, मतलब आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 22 अगस्त 1934 को क्या होता, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भैया आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शशिकांत दास जो हैं वो प्रेजेंट आरबीआई के क्या हैं, गवर्नर है। और 24वें गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। क्योंकि 24वें गवर्नर का हर एंट्रेंस एग्जाम में जिक्र किया गया है। तो इन कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, 4 में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो भैया 1949 में आरबीआई का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। अब आओ बात करते हैं कि आरबीआई के क्वालिटेटिव टर्म क्या होते हैं। देखो ये अगर सीआर का पूछेगा तो एक्सपेंशन पूछ लेगा, तो सीआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। करंट में कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4% है। बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट जो होता है करंट में कितना है, 4.2% होता है। एसएलआर करंट में कितना है, तो 18% होता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो ऑल आप दीज कर देना, लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा कितना रेट होता है तो ये करंट का रेट है, इसे जरूर लिख लेना। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तुमसे जरूर पूछेगा एलयू के एंट्रेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का जहां नाम दिया होगा तो नीचे आरबीआई ऑप्शन जरूर दिया होगा, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर टाइप करने नहीं जाएगा पेपर में, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिचार्ज किसे कहा जाता है, तो आरबीआई के द्वारा होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिचार्ज का मतलब क्या होता है कि इफ अ कमर्शियल बैंक इज क्रिसिस इट मे प्लेस इट रीजनेबल डिमांड फॉर अकोमोडेशन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भैया एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2016 में एक बार पूछा गया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, मेरे मेंबर परीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने बोला था एनबीएफसी को जरूर इंक्लूड कर देना, एनबीएफसी से कोई एक क्वेश्चन, क्योंकि एनबीएफसी का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है एनबीएफसी का फुल फॉर्म। आ जाओ भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो होता है जो हम डेली खर्चे करते हैं, ठीक है। नेचर कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे क्या हुआ कि मतलब इंप्लॉय को सैलरी पेमेंट कर रहे हो, किसी रोड का मेंटेनेंस करा रहे हो, स्टेट सीट खरीद रहे हो, घर का खर्चा चला रहे हो, तो उसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जैसे बिल्डिंग बनवा दी तो वो क्या होगा, तुम्हारा करंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर कैसा होता है, तो ये होता है रेगुलर और रिकरिंग नेचर का होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होता है, इरेगुलर नॉन रिकरिंग। तो भैया इससे क्वेश्चन कितने आएंगे, तो भैया इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन पूछ लेगा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से पूछ लेगा, तो इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कंपनी के फॉर्मेशन में सबसे पहला पर्सन कौन होता है भैया, प्रमोटर होता है, ठीक है। प्रमोटर कौन सा पर्सन होता है कि जो कंपनी के समय मतलब जिसके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी खोलने का, वो कौन सा होता है भैया, प्रमोटर होता है। मिनिमम मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, 7 होते हैं। कंपनी के कौन से ग्रुप ऑफ पर्सन मैनेज करते हैं, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो मैनेज करते हैं। और शेयर प्रीमियम मनी जो होता है वो कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं,
तो भैया शेयर प्रीमियम का मनी जो होता है वो केवल हम बोनस शेयर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का देख लेना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं अडॉप्ट होता तो टेबल अडॉप्ट करती है कंपनी, ठीक है, इन सबको देख लेना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो और लेके आऊँ जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्चुअल, अगर कहोगे नीचे कमेंट करोगे तो मैं एक कॉमर्स के ऊपर पूरा ब्लॉग एमसीक्यू बनाने वाला हूं, जिसे पढ़ के तुम एलयू में कम से कम 40 से 50 एमसीक्यू कर सकते हो। तो अगर बताओगे तो मैं ज़रूर अपनी वेबसाइट पे अपडेट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं तुम्हारे कमेंट जरूर आएंगे, इसलिए मैं लास्ट तक डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग आधे वीडियो देख के चले जाते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। जितना आप देखे हो उससे उम्मीद है कि वीडियो तुम लोग को पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।